बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है भाई सबको? ऑल द काका जीज एंड द काकी जीज, मुझे लगता है आप सबको आवाज़ आ रही है ना? चलो, आपको पता है आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है जी। हम लोग ना सबसे पहले डिस्कस करने के लिए जाएंगे, दैट इज यूनिट नंबर 1। और हमारी एसओएस के अकॉर्डिंग हम जिस यूनिट को डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को हम लोग स्टूडेंट्स डील करेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पीएमसी, इसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेल है। ठीक है, हमारे पास कंपैरिजन है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंड एनिमल सेल। फिर स्टूडेंट्स इसमें सेल वॉल आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फिर सेल के कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेनली लाइसोसोम इसके अंदर शामिल होता है जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ रहना है, आपका और हमारा साथ। आपकी मुश्किलात इंशाल्लाह कम होंगी और चीज़ें बेहतर होंगी। अगर कहीं पर आपको लगे कि प्रॉब्लम है तो बेटे आपने वहीं पर क्वेश्चन पूछना। ठीक है, ओके, चलें जी। ओके जी, राना अब्दुल कलाम, थैंक यू थैंक यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो हम जरा एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ऑप्शंस लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टूडेंट, दैट इज नॉन एज रॉबर्ट हुक। ठीक है, ऑप्शन बी में हम लोग ऐड कर लेते हैं, दैट इज लॉरेंस ओकन। ऑप्शन सी के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग ऐड कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन को, और ऑप्शन डी के अंदर ऐड कर लेते हैं हम लोग रोडोल्फ विर्चो को। चलो, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके पास पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग इस वजह से डील करते हैं क्योंकि ना ये लास्ट टाइम आप लोगों को अगर आइडिया हो, अगर आप में कुछ रिपीटर्स बैठे हुए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है जी, चलो, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ये कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। जल्दी से बताओ, किसने कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला? बिल्कुल बेटे, हमारे पास ये जो रोडोल्फ विर्चो है इसने कहा था ओमिनस सेलुला, ठीक है, ई सेलुला। ठीक है जी, यानी आपके पास कोई भी सेल जो होता है वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहा होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सेल को डिस्कवर किया था, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। इसने डिस्कवर किया था सेल को। फिर आपके पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, तो बताओ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी बेटे हमारे पास एसोसिएटेड है रॉबर्ट ब्राउन के साथ।
फिर लास्ट में आपके पास ये पूछा जाता है कि कौन इनमें से साइंटिस्ट है जो बिलीव करता था दैट ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। ठीक है, तो वेसिकल्स और सेल्स की जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास लॉरेंस ऑक्कन ने बेटे दी थी। ठीक है, एक आसान सा सवाल जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड आई होप इससे कुछ चीजें आपकी क्लियर भी होंगी। बाकी मजीद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। आपको बस ये क्वेश्चंस से ये है कि एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन हमारे पास किस किस तरह की वैरायटी आ सकती है। तो सबसे पहले तो एक आसान सा हम लोगों ने सवाल किया, चलो एक थोड़ा सा सवाल पर लेकर जाते हैं। ठीक है, एंड द स्टेटमेंट इज यूनिसेल्युलर organisms are not capable of, unicellular organisms are not capable of। ठीक है जी, अच्छा ऑप्शन ए है स्टूडेंट हमारे पास के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स that is known as performing essential functions, performing essential functions। ठीक हो गया, एक ऑप्शन हम लोगों ने ये ऐड कर दी, और ऐड कर दो essential functions of life। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग यहां पर ऐड करते हैं बोथ, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल बोथ और नन ऑफ दीज की ऑप्शंस जो हैं वो भी पूछी गई हैं, तो ये लो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। सवाल आपके पास है सामने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ, मुझे इसका आंसर बताएं क्या होना चाहिए। अच्छा जी, ईशाल कह रही हैं बोथ। ठीक है जी, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोथ कह रहे हैं, कुछ बच्चे नन ऑफ दीज कह रहे हैं। बेटे ये तो लाइफ के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यहां पर देखो लिखा हुआ है नॉट कैपेबल। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, बार बार करता हूं और हर दफा करूंगा कि बायोलॉजी के अंदर बेटे स्टेटमेंट रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बायोलॉजी आती है लेकिन स्टेटमेंट रीडिंग की वजह से आप थोड़ा सा मार खा जाते हैं। इसने पूछा है आर नॉट कैपेबल ऑफ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर ये इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर तो नॉट ना होता तो फिर आंसर आना था बोथ, लेकिन नॉट लिखा हुआ है तो हमारे पास आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि इसके साथ ऐड की जाती हैं। ओके, बात समझ में आई। चलो एक और सवाल पूछते हैं कि हमारे पास टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स कितने होते हैं। मैं आपके पास सवाल ये पूछ रहा हूं, टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स कितनी होती हैं, टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा पहले ऑप्शन कर देते हैं हम लोग 1, फिर ऑप्शन कर देते हैं 2, फिर ऑप्शन कर देते हैं 3, फिर ऑप्शन कर देते हैं 4। चलो टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल पूछ रहा है, तो बिल्कुल बेटे आप सब लोग सही कह रहे हैं। टिपिकल टाइप्स होती हैं हमारे पास 2, जिसमें से हम लोग एक तो बैक्टीरियल सेल, या इसी बैक्टीरियल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा आपके पास यूकैरियोटिक सेल आ जाता है। ये टिपिकल टाइप्स हैं इनकी। ठीक है, अच्छा चलो हम सवाल को चेंज करते हैं, वो इसी सवाल के अंदर ऐड कर देता है टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स इन मेल, ह्यूमन मेल के अंदर टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये देखो यही टर्म मैंने ऐड कर दी है। अब मुझे इस सवाल का जवाब बताओ क्या होना चाहिए, बताओ ह्यूमन मेल के अंदर टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं। अच्छा अभी भी आप लोग सारे 2 ही बता रहे हैं। अच्छा कौन कौन कह रहा है कि हमारे पास ये 1 भी हो सकती है। बेटे याद रखना टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स मेल के अंदर ना 2 होते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास आ जाते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है,
सोमेटिक सेल्स, या हम लोग इनको डिप्लॉयड सेल भी रेफर कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास सेक्स सेल्स आ जाते हैं, इनको हम लोग हेप्लॉयड सेल भी लेबल करते हैं। ठीक है जी। तो बेटे ये आपके पास ना दो कैटेगरीज होती हैं, चाहे वो सिंपल ये पूछे टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, और अगर वो पूछे कि आपके पास भाई मेल के अंदर कितने होते हैं, अगर फीमेल भी पूछता तो तभी भी आपके पास आंसर यही आना था। ओके चलो बेटे चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग, जरा ऑर्गेनेलीज की तरफ भी चलते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है। ओके तो टॉपिक स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है हमारे पास जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पास में देखो तो इस पास पेपर्स के अंदर इसमें से ना अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास। ठीक है जी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनेली है? लिख के बताना है मुझे जल्दी से, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या ये ऑर्गेनेली है? बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गेनेली होता है? अच्छा जी, चलो ज्यादातर मेरे बच्चे यही कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर होता है, और मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, हम इसी बात को सही मान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। बेटे याद रखना, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ना कुछ और टर्म्स भी यूज होती हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास इसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, हम यूज करते हैं इसके लिए, इसमें कोई मोजाइका ही नहीं है। ठीक है, फिर समटाइम परमिएबल मेम्ब्रेन या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की टर्म भी यूज करते हैं, या आप यहां पर ये भी यूज करते हो सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन्स हम बोलते हैं ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल। ठीक है, ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल, ये बात याद रखिएगा, ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल, ये स्टूडेंट हमारे पास टर्म लेबल की जाती है एज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, दैट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद होती है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बेटे हम लोग कुछ और टर्म्स भी यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा लीमा। ठीक है, फिर डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, आपके पास पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो इसके फंक्शन की बेस के ऊपर मेंशन करते हैं। बेटे इसमें जो लीमा की टर्म है ना, दैट मींस मेम्ब्रेन। ठीक है, और आपके ये सिलेबस के अंदर ये लीमा दो जगह पे मेंशन करता है, एक वो मेंशन करता है न्यूरॉन के साथ, दैट इज न्यूरो लीमा, यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। दूसरा वो मेंशन करता है हमारे पास मसल के लिए, दैट विल बी रेफर टू एज सार्कोलीमा। तो न्यूरोलीमा है और सार्कोलीमा है, यहां पे जरा ऐड कर देते हैं, न्यूरोलीमा किसकी मेम्ब्रेन होती है? दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। सार्कोलीमा किसकी मेम्ब्रेन होती है? दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। ठीक है, तो ये इस वजह से लिखें ताकि आपको आइडिया रहे कि इसमें ये मेम्ब्रेन की टर्म जो है लीमा की स्पेसिफिक टर्म हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो बेटे, उन तमाम सेल्स के अंदर आपको जो है ना ये मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके फंक्शन को डिस्कस करें, हम इसकी ना कॉम्पोजिशन को ले लेते हैं, और कॉम्पोजिशन में से बेटे क्वेश्चन आता है, तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। तो सपोज हम लोग कॉम्पोजिशन को डील कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन ए आ जाती है बेटे, दैट इज रेफर टू एज प्रोटीन्स। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाती है हमारे पास, दैट इज रेफर टू एज कार्बोहाइड्रेट्स।
ऑप्शन सी आ जाती है बेटे, दैट इज लिपिड्स, और ऑप्शन डी आ जाती है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ 4 ऑप्शंस हम लोगों ने बना ली। अब बेटे ये बताओ, सवाल अब सुनो ना इससे कि सवाल क्या क्या बन सकता है। तो पहला सवाल हमारे पास ये बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ, सवाल ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल बेटे, हमारे पास ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, दे कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा चलो, अगर आपसे ये पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर वेट। चलो, मॉलिक्यूलर वेट मैंने ऐड कर दिया। मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा होगा? हाँ जी, बिल्कुल बेटे, अगर प्रोटीन्स की बात करें ना तो मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से सबसे ज्यादा होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से ये सबसे ज्यादा होते हैं और इनकी परसेंटेज तकरीबन 60 से लेकर 80% तक होती है। डन। अच्छा, अगर वो ये पूछे कि एरिया के लिहाज से सबसे ज्यादा कौन से होते हैं तो फिर लिपिड्स आएंगे। ठीक है, ये एरिया के लिहाज से सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से इनकी परसेंटेज जो होती है बेटे, दैट इज अबाउट 20 to 40%। डन। अच्छा चलो, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं हो सकता, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक तो बेटे ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। ठीक है। दूसरा, दे कैन नेवर बी इन प्योर फॉर्म, मतलब आपके पास प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाएगा। ये हमेशा किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड ही रहेगा, यानी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हमें नजर आएगा। ठीक है जी, क्लियर? देखो जरा। ओके जी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये हम लोग डील करते हैं। हमारे पास एक और सवाल आता है और उसको हम लोग ना प्रोटीन्स के साथ डिस्कस करेंगे। चलो, पहले हम लोग यहाँ पे ना प्रोटीन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन्स कैसे कैसे मौजूद हो सकती हैं। प्रोटीन्स बेटे हमारे पास हमने पढ़ा कि 60 से 80% तक होती हैं, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर वेट। और ये प्रोटीन्स जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर नजर आएंगी, यानी आपके पास कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं बेटे जिनको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लेबल करते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो आ गई। ठीक है, हमारे पास बेटे ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, इन्हीं प्रोटीन्स को हम लोग इंटेग्रल प्रोटीन्स भी लेबल करते हैं। दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज इंटेग्रल प्रोटीन्स। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं इनको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स भी लेबल कर रहे होते हैं। ओके। अच्छा, पहले तो हम जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये प्रोटीन्स किस किस तरह से आपको यहां पर नजर आएंगी। चलो, हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं साइड पे। सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट्स आगे फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स के साथ यहां पर हमारे पास मेम्ब्रेन आ जाती है, सॉरी प्रोटीन्स आ जाती हैं। एक ये प्रोटीन है, फिर हम लोग और फॉस्फोलिपिड्स बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, सुना होगा आपने। आजकल वैसे कराची में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप में से कराची में से कौन कौन है, बताएं जरा। जब तक हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं यही बता दो कि कराची में से कौन कौन है। ओके,
चलें एक और बस बना लेते हैं हम यहाँ पर प्रोटीन, और इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे पास प्रोटीन्स आ गई, एंड सपोज दिस इज अ फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखो बेटे, हमारे पास ना यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन्स में डिफरेंट जगह पर ये प्रोटीन्स जो हैं वो नजर आ सकती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स उनको बोलेंगे, किनको बोलेंगे, जो कि कंप्लीटली या पार्शली एम्बेडेड होती हैं, कंप्लीटली और पार्शली एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, पार्शली एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसे देखो हमारे पास लेबल करते हैं, ये जो ए है क्या ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा, हाँ या ना में बताते जाओ, क्या ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा? बिल्कुल बेटे, ये हमारे पास इंट्रिंसिक होगा। यही अगर हम लोग इस बी की बात करें तो ये भी इंट्रिंसिक होगा। ठीक है, ये सी की बात करें ये भी इंट्रिंसिक होगा, डी की बात करते हैं ये भी इंट्रिंसिक होगा। तो इसमें से सी और डी जो है ये पार्शली एम्बेडेड हैं, ए और बी कंप्लीटली एम्बेडेड हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये इस ई और एफ की, दे आर नॉट एम्बेडेड। अगर बेटे ये एम्बेडेड नहीं है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि आपके पास एम्बेडेड नहीं होती, फॉस्फोलिपिड की सरफेस पे अटैच होती हैं, उनको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ओके, चलो अब यही प्रोटीन्स जो हैं, एक और सवाल भी यहां पर आता है कि हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर ये जो प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप लोग डिस्कस करते हो, ये कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? आइदर दे आर फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। बताओ बेटे क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये जितनी भी प्रोटीन्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं ना, ये सारी की सारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और अगर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है तो इनमें स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेटे? दे मस्ट हैव टर्शरी स्ट्रक्चर इन इट। तो ये बात याद रखिएगा, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और इनमें जो स्ट्रक्चर होता है दैट विल बी रेफर्ड टू एज टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हम लोग प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। इसमें इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, कंप्लीटली एम्बेडेड है या पार्शली एम्बेडेड होता है। ये प्रोटीन्स हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं। जैसे आप देखो ये प्रोटीन्स हैं बेटे, दे कैन एक्ट एज अ चैनल। हम यहां पर इनको डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास एज अ चैनल एक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर ये हमारे पास एज अ गेट्स भी एक्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर ये हमारे पास एज अ पंप भी एक्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर ये हमारे पास एज अ एंजाइम भी एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हम यहां पर पोर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो पोर्स बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, चलो मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी एग्जांपल जो कि आपने पढ़ी हो कि एज अ एंजाइम एक्ट करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। कोई ऐसी मेम्ब्रेन बताओ जिसमें आपने कोई एंजाइम पढ़ा हो। बताओ बेटे। फाइब्रस, रवीना बेटे, आपको फाइब्रस जो है यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है। दे आर क्वाइट रेयर और आपके पीएमसी सिलेबस के अंदर वो शामिल नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम लोग बेटे यहां पर डिस्कस करते हैं कि एंजाइम के तौर पर कौन एक्ट करता है। तो आपने दो चीजें यहां पर याद रखनी है। एक तो आपकी बुक से ही एसोसिएटेड है, दैट इज एटीपी सिंथेस या एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। दूसरा एडिनाइल साइक्लेज बोला जाता है। ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है? ये आपके पास साइक्लिक एएमपी बनाता है जो कि एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करता है। एटीपी सिंथेस क्या बनाता है?
ये एटीपी बना रहा होता है, जिसको आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिस्कस करते हो या आप प्लास्टिड्स के अंदर डिस्कस कर रहे हो। तो अच्छा, चैनल्स जो होंगी ये बेटे इंट्रिंसिक प्रोटीन के तौर पर गेट्स भी, पंप्स भी, ठीक है, फिर पोर्स भी। अगर पंप की बात करें तो पंप हमारे पास ना कुछ स्पेसिफिक है। जैसे आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करो तो आपने सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप पढ़ा था, ठीक है। और ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप कौन से सेल के अंदर पढ़ा था? दैट वाज डिस्कस्ड इन न्यूरॉन सेल, ठीक है। ये न्यूरॉन सेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके हो गया। सो दैट इज समथिंग जो कि आपने यहां पर ऐड करना है। अब बेटे पोर्स की बात करें तो पोर्स कहां पर होते हैं? पोर्स में आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे एक तो हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स आ जाते हैं, याद करो न्यूक्लियर पोर्स, वो भी बेटे मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर परफॉर्मिंग फंक्शन लाइक दिस, ये इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अच्छा, एक और वापस चलो जरा ये मेम्ब्रेन के ऊपर। मुझे ये बताओ कि ये मेम्ब्रेन हमारे पास सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? बताओ भाई, क्या ये सिमेट्रिकल होता है या एसिमेट्रिकल होता है? अच्छा, बिल्कुल आप सब लोगों को ये तो पता है कि ये एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन बेटे इसके एसिमेट्रिकल होने की वजह क्या है? ये देखो, आपको अगर यहां पर ई प्रोटीन नजर आ रही है तो इसके ही ऑपोजिट यहां पर कोई प्रोटीन नजर नहीं आती। दैट इज वाई दे आर रेफर टू एज एसिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको बेटे एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोटीन्स हैं, सपोज ये प्रोटीन की बात करता हूं, ये प्रोटीन इसके अंदर ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती है या ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है? बताओ, ये लॉन्गिट्यूडनल मूव करती है या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है बेटे? बताओ भाई। बिल्कुल बेटे, ये याद रखना कि ये प्रोटीन जो है ये हमेशा इस साइड पे मूव करती है, तो इस वजह से हम इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी बोलते हैं कि मेम्ब्रेन्स के अंदर ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हॉरिजेंटली मूवमेंट शो करते हैं, परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहे होते बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यही वजह है कि आपने समटाइम ये डिस्कस किया होगा कि दे आर जस्ट लाइक आइसबर्ग्स, जो कि सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो है वो फैले हुए होते हैं, ठीक है जी। चलो, पहला हम लोगों ने इसका कंपोनेंट डिस्कस किया, दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट है बेटे दैट इज लिपिड्स, और ये जो लिपिड्स होते हैं इनकी परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा 20 से 40% तक होते हैं, ठीक है। दैट इज रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा लिपिड्स ही होते हैं, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सी ऑफ लिपिड्स मौजूद होता है। बेटे ये जो हमारे पास लिपिड्स हैं, ये जितने भी लिपिड्स हैं ये सारे के सारे एम्फीपैथिक हमें नजर आते हैं। दे आर एम्फीपैथिक। एम्फी का मतलब क्या होता है? हाफ, ठीक है। और पैथिक ये आपके पास पोलैरिटी के साथ एसोसिएट करता है। यानी ये सारे के सारे लिपिड जो आप यहां पर डिस्कस करोगे वो हमारे पास दो तरह की नेचर शो करते हैं, यानी उनमें कुछ हिस्सा यानी हाफ हिस्सा जो है वो पोलर होगा और हाफ हिस्सा इनमें क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ये सारे लिपिड्स की यहां पर कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट विल बी एम्फीपैथिक, ठीक है। अच्छा चलो ऑप्शंस बनाते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास बेटे फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, एक है जी फॉस्फोलिपिड्स। ऑप्शन बी है बेटे हमारे पास दैट इज चलो इसको कर लेते हैं स्टीरोल। ऑप्शन सी है, इसको हम लोग कर लेते हैं बेटे स्टीरोल्स के साथ, चलो सफिंगोलिपिड्स ऐड कर लेते हैं,
दैट विल बी स्फिंगोलिपिड्स। और ऑप्शन डी में हम लोग ऐड कर देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, चलो ये 4 ऑप्शंस हम लोगों ने बना लिए हैं। तो आपके पास एक सवाल आता है कि जी कौन सी ऐसी लिपिड्स हैं इनमें जो कि तमाम की तमाम मेम्ब्रेन्स में नजर आती हैं। बेटे चैनल और कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, दे आर एम्बेडेड। सवाल मेरा ये है कि इनमें से मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सा होता है या सारी की सारी मेम्ब्रेन्स में हमें नजर आता है, तो आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल मेम्ब्रेन्स। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो मेम्ब्रेन्स हमें नजर आती है ना बेटे, उन तमाम मेम्ब्रेन्स के अंदर आपको फॉस्फोलिपिड्स नजर आते हैं। फिर अगर स्फिंगोलिपिड्स की बात करें तो स्फिंगोलिपिड्स के साथ क्वेश्चन आता है कि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं, यानी दे आर प्रेजेंट, लेकिन ये किस में प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन न्यूरोलीमा, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर पाई जाती हैं। फिर हमारे पास ये सवाल आता है कि कौन सी ऐसी आपको लिपिड यहां पर नजर आती है जो कि बेटे जस्ट आउटसाइड नजर आती है। सो ये आउटर फेस ऑफ मेम्ब्रेन पे नजर आएगी, आउटर फेस ऑफ मेम्ब्रेन पे बेटे ये मौजूद होती है। ठीक है, स्टीरोल के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि स्टीरोल जो होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में नजर आता है। चलो जरा ऊपर चलते हैं वापस इस मेम्ब्रेन की तरफ। अगर हम यहां पे फॉस्फोलिपिड को बनाना चाहते हैं तो फॉस्फोलिपिड जो है ना दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास बेटे इस मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में आपको नजर आएगा। ठीक है, इन बिटवीन, दैट इज क्वाइट क्लियर कि ये जो कोलेस्टेरोल या स्टीरोल होता है ये हमारे पास मौजूद होगा किस में बेटे? दैट इन बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर? एम आई क्लियर? चलो एक सवाल पूछते हैं जो कि अक्सर हमारे पास पूछा जाता है। वापस इसकी तरफ आते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट अपॉन, किसके ऊपर बेटे डिपेंड कर रही होती है? इन चारों में से फ्लूइडिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? और अगर मैं यहां पर एक ई ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मुझे ये बताओ फ्लूइडिटी इनमें से किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? अच्छा, चलो सवाल मेरा ये था कि फ्लूइडिटी डिपेंड किस पे करती है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फ्लूइडिटी की जो डिपेंडेंस होती है ना बेटे वो इन तमाम पे होती है, डिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम सवाल चेंज कर दें, स्टेटमेंट सुनो जरा, अगर हम सवाल चेंज करें और आपके पास ये पूछा जाए और कि कौन सा ऐसा लिपिड है जो फ्लूइडिटी कॉज करता है, ठीक है, मेनली कॉज फ्लूइडिटी, तो अगर ये सवाल आए कि मेनली कौन जो है वो फ्लूइडिटी कॉज करता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। मेनली बेटे हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स इस फ्लूइडिटी को क्या कर रहे होते हैं? कॉज कर रहे होते हैं। अब उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा ये फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों ने बनाए। ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ना ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, यानी ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड नीचे आ सकता है, नीचे वाला जो है ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से मेनली स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है? फ्लूइडिटी। ठीक है, अगर वो कहे कि सवाल आए कौन ऐसा है
जो मेंटेन करता है फ्लूइडिटी, मेंटेन्स फ्लूइडिटी। तो बेटे अक्सर बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। फ्लूइडिटी डिपेंडेंस आए तो सारे के सारे लिपिड्स, मेनली फ्लूइडिटी की कॉज आए तो फॉस्फोलिपिड्स। अगर मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी आए तो आपने आंसर लगाना है बेटे इसमें स्टीरोल, स्टीरोल या इसको कोलेस्टेरोल बोलते हैं। ये हमारे पास मेनली क्या करता है, मेंटेन कर रहा होता है फ्लूइडिटी को। अब ये बेटे कैसे मेंटेन करता है, इसको देखो, ये लॉक कर देता है, लॉक कर देता है। अभी मैंने बताया ना आपको कि फ्लूइडिटी यानी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो फॉस्फोलिपिड्स करवाते हैं। जहां पे ये कोलेस्टेरोल मौजूद होगा ना, ये ऊपर वाले और नीचे वाले फॉस्फोलिपिड को लॉक कर देगा। उसके लॉक होने की वजह से बेटे ये आपके पास फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट था और आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। इसी फॉस्फोलिपिड में से ना सवाल आता है, तो फॉस्फोलिपिड्स आपके पास क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड्स को हम लोग डील करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, और इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक दिस। अच्छा, इसमें बेटे ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज पोलर, और पोलर होने की वजह से हम इसको हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोफिलिक। नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये हमारे पास कहलाता है नॉन पोलर, और इस नॉन पोलर हिस्से को हम लोग हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, ठीक है। चलो सवाल ये आता है कि ये जो टेल है इसकी या नॉन पोलर एंड होता है ये हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक होने की मेन वजह क्या है। तो स्टूडेंट यहां पर हम ये बताएंगे कि इसमें जो टेल होती है इसमें आपको फैटी एसिड नजर आते हैं, ठीक है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स की वजह से आपके पास नॉन पोलर है, जबकि हेड रीजन पोलर है। किस वजह से, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो इसको पोलैरिटी कॉज कर रहा होता है। फिर ये जो आपको यहां पर नजर आता है दैट इज रेफर टू एज किंक, इसको बेटे हम लोग किंक बोलते हैं, एंड किंक इज शोइंग डबल बॉन्ड। ये हमारे पास शो किसको कर रहा होता है, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हमारे पास बताती है अनसेचुरेशन, ठीक है, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा अनसेचुरेशन होगी, और अनसेचुरेशन की वजह से फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। चलो एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ये यहीं से फॉस्फोलिपिड से, एंड दैट इज ये एक ऑप्शन ए लिख ली हमने, ये ऑप्शन बी बना ली, और ये हमारे पास आ गई ऑप्शन सी, ठीक है। ए बी सी और डी पे हम लोग लिख देते हैं नन ऑफ दीज। मुझे ये बताओ इन तीनों फॉस्फोलिपिड में से कौन सा ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो कि बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन रख रहा है। बताओ, बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन रख रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई है। ये बेटे सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन रख रहा है, इस वजह से हम इसको मोस्ट अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं। ये मोस्ट सैचुरेटेड है, ठीक है, मोस्ट सैचुरेटेड है, और ये सेमी सैचुरेटेड या सेमी अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं। मतलब हाफ हिस्सा इसका सैचुरेटेड है और हाफ हिस्सा इसका जो है वो अनसैचुरेटेड होता है। ओके, सो दैट इज क्वाइट सिंपल, जो कि फॉस्फोलिपिड्स के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, चलो
अब हम लोग अपने लास्ट कॉम्पोजिशन वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, दैट इज बेटे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होते, है ना। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन ए में हम लिख देते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स। ऑप्शन बी में लिखते हैं डाइसेकेराइड्स, बल्कि ओलिगोसेकेराइड कर लो, दैट इज ओलिगोसेकेराइड्स। ऑप्शन सी में लिख लो पॉलीसेकेराइड्स, दैट विल बी पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन डी में लिख लो नन ऑफ दीज। ठीक है जी, चलो अब मुझे सवाल का जवाब बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें नजर आता है? बिल्कुल बेटे, आप लोग सही कह रहे हैं कि ये जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं ना, दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नजर आता है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होता, दैट इज इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म। ये बेटे हमारे पास कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर नजर आता है। ठीक है, इसी कॉन्जुगेटेड फॉर्म की वजह से हम यहां पर स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें एक हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोलिपिड और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसको और इसको, इन दोनों को कोलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बेटे रेफर कर रहे होते हैं, दैट इज रेफर टू एज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज जरा यहां पर बनाते हैं, दोबारा से इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। आपको पता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नहीं है। पता होना चाहिए आपको कि आपके सिलेबस के अंदर बेटे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मौजूद नहीं है। हाँ, उसको एज अ रेफरेंस हम ज़रूर याद कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम यहां पर बना रहे हैं बेटे ये इसका स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का। ठीक है जी, और यहां पर आगे फॉस्फोलिपिड्स, फिर फॉस्फोलिपिड्स, फिर फॉस्फोलिपिड्स, एंड ये आपके पास फॉस्फोलिपिड्स चल रहे हैं। इससे आगे हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सपोज दैट इज अ पोर। ये हमारे पास पोर बन गया। अगेन यहाँ पर और फॉस्फोलिपिड्स हम लोगों ने शो कर दिए। अब वो ये पूछता है कि ये हमारे पास एक साइट है ए, ये साइट है बी। ठीक है, मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा हिस्सा है, इनमें से कौन सा हिस्सा है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कांटेक्ट में? बताओ इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ फेस कर रहा है? ए के बी? अच्छा, सारे कह रहे हैं ए। बेटे हम तो यहां पर बता ही नहीं सकते कि ये आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रा सेलुलर है। ठीक है, तो ना ए आंसर होगा ना बी होगा। हाँ, अगर वो आपके पास ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना दे, दैट इज रेफर टू एज साइटोस्केलेटन, इसको हम लोग साइटोस्केलेटन रेफर करते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो बी होगा दैट विल बी शो साइटोप्लाज्म, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म को शो करेगा। और ये जो ए होगा ये एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होने की एक और वजह भी हो सकती है। सपोज ये हमारे पास प्रोटीन है, तो यहां पर ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक दिस।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया एंड दे आर जस्ट लाइक दिस। आउटर सरफेस पे हमेशा ये आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, दे आर कार्ब्स। ठीक है, इसी वजह से हम इन कार्ब्स की वजह से इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये आउटर लेयर बना रहा होता है। तो ए फिर हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, अच्छा, इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि यही ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ना बेटे, ये हमारे पास रिसेप्टर के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर सेल मार्कर्स भी हो सकते हैं। सो दे आर एक्चुअली सेल मार्कर्स। तो रिसेप्टर, एंटीजन प्रेजेंटेशन और सेल मार्कर के तौर पर ये एक्ट करता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, वो ये कि नहीं 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 लाइबा मुजम्मिल बेटे, ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होता, ये आपको बाकी सेल्स में भी नजर आता है। ओवरऑल जितना भी कार्बोहाइड्रेट है ना आप के किसी भी सेल के बाहर, उसको हम लोग कलेक्टिवली ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे होते हैं। याद रखना, ये बात बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में नजर आता है। ओके, याद रखना बेटे ये। बात समझ में आई? चलो, ये बेटे हम लोग इसको डील करते हैं। दोबारा से सुनो, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर, जो के ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन्स। नहीं नहीं बेटे, रिया बेटे, ये आपके पास कैप्सूल और स्लाइम। अब ये देखो, कैप्सूल और स्लाइम जो होते हैं ये सेल के बाहर वाले हिस्से होते हैं ना। ठीक है, तो उनको कैलिक्स की टर्म बेसिकली ना प्लांटी के अंदर यूज की जाती है, जिसका मतलब होता है बेटे कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे फर्ज कर लो हम यहां पर एक आरबीसी बनाते हैं, सपोज ये हमारे पास है आरबीसी। ठीक है, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर मुझे यहां पर ये नजर आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, या ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो सारा का सारा कलेक्टिवली ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, इसी को ही हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये कलेक्टिवली सारा स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स है। आपको पता है इसकी वजह से, ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, किसी भी मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोलिपिड्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दो। ठीक है, यही वजह होती है कि आरबीसी जो होता है वो ब्लड वेसल के अंदर से स्क्वीज कर जाता है। सपोज ये हमारे पास आरबीसी, ये कैपिलरी है, तो इस कैपिलरी के अंदर बेटे आरबीसी जो है वो स्क्वीज कर जाता है। तो इसकी स्क्वीजिंग एबिलिटी जो है ये किसने बनाई, दैट स्क्वीजिंग एबिलिटी वाज बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल हमारे पास कौन कॉज कर रहा होता है, दैट वाज कॉज्ड बाय ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, वो जो आपके पास हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया को, तो वो उसमें स्लाइम और कैप्सूल कलेक्टिवली हमारे पास नजर आता है। ओके जी, ये बेटे हमारे पास इसमें इसका स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन करते हैं। कुछ सवाल इसी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पूछते हैं। एक और सवाल बनाते हैं, हमारे पास वो यहां से ये कंपोनेंट्स बनाता है। पहला कंपोनेंट ये, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट ये, तीसरा कंपोनेंट ये बना लेता है। इसको लेबल करता है ए, बी और सी। वो आपसे पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हाइड्रोफोबिक है। बताओ, शाबाश। ए, बी और सी में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है? बिल्कुल बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
ये जो A है ये चूंकि पोलर पार्ट होता है तो हाइड्रोफिलिक होगा। C भी हमारे पास पोलर पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक होगा। B जो होता है ये हमारे पास नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर होने की वजह से हम इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपसे पूछी जाती है, ये देखो जैसे हम लोगों ने इसको साइटोप्लाज्म बनाया था ना, साइटोप्लाज्म में फॉस्फोलिपिड अपने किस एंड से, ये कौन सा एंड है, दैट इज पोलर एंड, पोलर एंड से फेस करता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी ये पोलर एंड से फेस कर रहा होता है। ठीक है। दरमियान में आपको जो है वो नॉन पोलर हिस्सा नजर आता है। अच्छा जी, एक सवाल है, कैन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज रिसेप्टर्स एंड एंटीजेंस? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो आपके पास ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। जैसे आप आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी या एंटीजन ए बी की बात करते हो ना, वो आपके पास बेटे फ्यूकोज एक शुगर होती है, वो अटैच करवाती है। ओके, तो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन है, इसको हम लोग यहां पर वाइंड अप करते हैं। इससे आगे चलते हैं, फिर लास्ट पे आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बनाते हैं जी, हमारे पास सपोज दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने बना लिया एक सेल। इसके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपको नजर आ रही है, और इसके सेंटर में हम लोग बना लेते हैं दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। ओके, अब सवाल ये आता है कि हमारे पास यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज मैं कहता हूं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इसके अंदर बड़ा इजीली चले जाते हैं, क्योंकि बाहर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इजीली इसके अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर आपसे ये पूछा जाए ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूव करते हैं, फिर आपके पास कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, फर्ज करो इन मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज बोलते हैं, ये भी इजीली अंदर चला जाता है, लेकिन इसको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें ये बहुत छोटे छोटे, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बेटे आपके पास इसमें मूव कर जाते हैं इनर साइड की तरफ। ठीक है, या हम यहाँ पर एक और चीज़ बना लेते हैं, दैट इज बेटे वाटर। वाटर जो है इसके अंदर भी चला जाता है और वाटर इसके बाहर भी आ जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपके पास अगर ये पूछा जाए, लेबल किया जाए कि ये जो ए है ये कौन सी ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है? बेटे ए जो है ये हमारे पास डिफ्यूजन को शो करता है, और इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल्स को मेंशन किया जाए तो ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, या लिपिड सॉल्युबल चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इस वजह से हम इसको डिफ्यूजन रेफर कर रहे होते हैं। फिर अगर हम इस बी की बात करें तो बी में बेटे हम लोगों ने कहा था दैट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमेशा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करती है, दैट विल ऑलवेज शो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको किसी कैरियर की जरूरत होती है, तो हर वो चीज जिसमें कैरियर प्रोटीन शामिल हो वो बेटे आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है, दैट विल बी रेफर टू एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा नीचे वाली बात करें तो यहां पर बेटे ये बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है, दैट इज शोइंग बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब सवाल ये आता है कि ये बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है? बेटे बहुत आसान सा है, ये बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हमारे पास फिल्ट्रेशन को बोलते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन आप लोगों ने नेफ्रॉन के अंदर डिस्कस किया था।
तो जब भी बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन आए तो आंसर होना चाहिए फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर वाटर की बात करते हैं। वाटर हमेशा ऑस्मोसिस शो करता है। ठीक है, अगर ये सेल के अंदर जा रहा है तो इसको एंडोस्मोसिस, अगर ये सेल से बाहर आता है तो इसको एक्सोस्मोसिस। और बेटे यही ऑस्मोसिस की एक और टाइप भी आप लोगों ने डिस्कस की थी, दैट इज रेफर टू एज कैमी ऑस्मोसिस। याद करो, ये कैमी ऑस्मोसिस आपने किसके अंदर पढ़ी थी? दैट कैमी ऑस्मोसिस टर्म was used in mitochondria and that was also used in plastids, जिसके अंदर हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटे, वो बताएगा जैसे ग्लूकोज है ना, वो मेंशन कर देगा कि ग्लूकोज मूव कर रहा है। अच्छा, अब फर्ज करो हमारे पास ये सेल जो है, ये एक यहां पे पार्टिकल पड़ा हुआ है दैट इज मूविंग टूवर्ड दिस, और सेल क्या करता है, इसको अपटेक करना चाहता है। तो आपको पता है कि ये जैसे ही इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, सपोज ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, तो इसके अराउंड ये मेम्ब्रेन क्या होगी, इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एंड देयर विल बी अ टाइम कि ये मेम्ब्रेन जो है वो आपके पास इस तरह से इन्वेजिनेट होती होती देयर विल बी अ स्ट्रक्चर विच विल बी रेफर टू एज दिस, और इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है? फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल बना कैसे बना? यहां पर बेटे आप इस सारे प्रोसेस को, ये जिस तरह से ये सेल के अंदर गया, इस सारे प्रोसेस को आप लोग रेफर करते हो एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इस एंडोसाइटोसिस के अंदर अगर ये सॉलिड चीज को इनगल्फ करता, देन इट विल बी रेफर टू एज फैगोसाइटोसिस। और अगर ये लिक्विड चीज को इनगल्फ करता, देन इट विल बी रेफर टू एज पीनोसाइटोसिस। ठीक है, पीने से पीनो, एक पीनो का पत्ती भी होती है लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज सेल ड्रिंकिंग एज वेल। और फेगोसाइटोसिस जो है ये सेल की ईटिंग प्रोसेस भी कहलाती है। ओके, अच्छा, एक सवाल मुझे बताओ कि ये जो एंडोसाइटोसिस होती है, इसके दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज छोटा होता है या बड़ा हो जाता है? बताओ, क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज छोटा होता है एंडोसाइटोसिस के दौरान के बड़ा हो जाता है? हाँ, बिल्कुल स्मॉल हो जाता है ना। देखो ये फूड वैक्यूल के अराउंड ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही तो निकली है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है। चलो, अगर हम इसके ऑपोजिट मूवमेंट शो करते हैं कि ये आपके पास फूड वैक्यूल जो है दैट इज मूविंग टूवर्ड दिस, एंड देयर इज अ टाइम कि ये आपके पास आके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, एंड दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और इसने चीजों को बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें ये देखो ये फूड वैक्यूल जो है या इसकी वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर आती है, दैट विल बी रेफर्ड टू एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसको बेटे हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इस एक्सोसाइटोसिस की जगह पे एक टर्म यूज की जाती है इमियोसाइटोसिस, वो भी सही है। या बेटे हम इसको सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं, वो भी सही है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, आपके पास इम्यूसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग की टर्म यूज की जाती है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, और ये बेटे आपके पास सेल क्लियरिंग प्रोसेस भी कहलाता है। ओके, ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि इस सेल के साथ डिस्कस की जाती हैं, जिसको हम लोग आगे जाके इसकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से डील करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ना ये जो
ट्रांसपोर्टेशन होती है इसमें, ये बेटे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है जी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और एक साइड पे लिख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मुझे बताओ एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बताओ जरा। एक्टिव हम उसको बोलते हैं जो कि बेटे हमारे पास हमेशा लोअर पोटेंशियल से मूव करवाता है हायर की तरफ। ठीक है, अच्छा पैसिव क्या करता है इसके ऑपोजिट, ये हायर से मूव करवाता है किसकी तरफ, लोअर की तरफ। ठीक है, एक्टिव को हम लोग अप हिल मूवमेंट भी बोलते हैं, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। पैसिव को हम लोग बेटे डाउन हिल मूवमेंट भी बोलते हैं, पहाड़ से नीचे उतरना आसान होता है ना, खुद ब खुद आपके पांव जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो डाउन हिल मूवमेंट हम इसको बोलते हैं। तो अप हिल एंड डाउन हिल मूवमेंट। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग अलोंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जबकि एक्टिव को बेटे हम लोग अगेंस्ट ग्रेडियंट भी बोलते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर। तो ये बेटे आप लोगों ने इसमें याद रखना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, इसके अंदर एटीपी यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहां पर आपको एटीपी यूटिलाइजेशन नजर आएगी, जबकि पैसिव के अंदर नो एटीपी यूटिलाइजेशन, यहां पर आपको एटीपी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आएगी, नको एटीपी यूटिलाइजेशन ओवर हेयर। ठीक है जी, अच्छा फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहां पर आपके पास बेटे कौन कौन सी मूवमेंट्स आ सकती हैं। तो बहुत आसान सा है, यू मस्ट हैव एन आइडिया कि जो भी पंपिंग मूवमेंट होगी, हमेशा पंपिंग मूवमेंट आपके पास एक्टिव होगी। पंपिंग मूवमेंट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जहां पर भी आपके पास बेटे एंडोसाइटोसिस हो, एंडोसाइटोसिस ये एक्टिव है। जहां पर भी एक्सोसाइटोसिस हो, ये भी बेटे हमारे पास क्या है, एक्टिव। ठीक है, अच्छा पैसिव के अंदर मल्टीपल चीजें, जैसे आपके पास डिफ्यूजन पढ़ा आपने, ठीक है, ये पैसिव है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी बेटे हमारे पास क्या है, पैसिव है। फिर आपके पास ऑस्मोसिस, ये भी क्या है बेटे, पैसिव है। फिर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी क्या है, पैसिव है। और फिल्ट्रेशन याद करो आपने नेफ्रॉन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल बेटे, एंडोसाइटोसिस के अंदर एनर्जी यूज होती है मलिक इरफान बेटे, इसी वजह से हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रख रहे होते हैं। ठीक है, सो ये बेटे हम लोग कुछ इसमें कंपैरिजन करते हैं इसके एंडोसाइटोसिस का और एक्सोसाइटोसिस का। ओके, चलो अब जरा लास्ट पे कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, बताओ जरा। व्हाट कैन बी द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताओ। याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा कंट्रोल सेंटर होता है, दैट इज होम्योस्टेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। होम्योस्टेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। अगर होम्योस्टेसिस नहीं आता तो आपके पास सिंपल कंट्रोल सेंटर, तो हम न्यूक्लियस को भी बोल सकते हैं। ठीक है, पावर हाउस सेंटर ऑफ सेल वो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। तो होम्योस्टेटिक सेंटर आए तो वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर यही आपके पास बेटे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, यानी किस चीज ने सेल के अंदर जाना है और किसको इसने सेल से बाहर निकालना है, उसको भी कंट्रोल करेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीशन को भी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, किस वेजिकल को सेल से बाहर निकालना है। फिर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एक्सक्रीशन को भी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएच मेंटेन करती है, या आप लोग ये कह लो कि पोलराइजेशन को मेंटेन करना भी इसी का ही काम होता है। और ये पोलराइजेशन हमने कहां पर पढ़ी है, याद करो बेटे, न्यूरॉन सेल। उस न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोडियम आयन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं आउटर साइड पे एज कंपेयर टू इनर ऑफ न्यूरॉन, और पोटाशियम जो होते हैं वो इनर पे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आउटर ऑफ सेल। तो इसको ग्रेडियंट को मेंटेन रखना किसका काम है बेटे, दैट इज द फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम इसी से आगे भी मेंशन कर सकते हैं कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन जो है वो आपके पास यही करवा रहा होता है। ठीक है, ये बेटे आपके पास आ जाता है। अच्छा, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है, बहुत इजी सा है। देखो, सिक्रीशन जो है ये तो आपके पास ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन भी होती है, ग्लैंड जो है ना ये सिक्रीशन कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन जो होती है ये एक्सक्रीशन आपके पास हमेशा नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल की होती है। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स की बेटे हमारे पास ये एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, जी निंजा निंजा बस करते हैं, लेकिन बेटे ये इसको तो डिस्कस कर लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, ओके, आगे चलें। जी जी उस्मा बतूल बेटे बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा जी, चलो आज हम लोग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही डिस्कस करते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जल्दी से क्विकली हम इसको रिवाइज करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आपके क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले तो हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 2-3, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट की जिसमें इसको प्लाज्मा लीमा हम लोग बोल रहे होते हैं, दैट कैन बी न्यूरोलीमा एंड दैट कैन बी सार्कोलीमा एज वेल। फिर आपके पास बेटे कॉम्पोजिशन को डिस्कस किया, जो कि मेनली 3 मेन चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेन नहीं है, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन ये तीनों इसका हिस्सा ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर प्रोटीन्स में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को डिस्कस किया। इंट्रिंसिक को इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होती हैं बेटे जो कि हमारे पास कंप्लीटली या पार्शली एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक वो होती हैं विच आर नॉट एम्बेडेड, ये या तो आउटर साइड में होंगी या इनर साइड पे अटैच हो रही होती हैं। प्रोटीन्स आपके पास चैनल, एज अ गेट, एज अ पंप, एज अ कैरियर, एज अ एंजाइम, एज अ पोर एक्ट कर सकती हैं। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने एंजाइम के अंदर एटीपी सिंथेज पढ़ा, एटीपी बनाता है, एडिनाइल साइक्लेज पढ़ा जो कि आपके पास कैम भी कहलाता है, इसको ना सेकेंडरी मैसेंजर भी हम लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज सेकेंडरी मैसेंजर बेटे। ठीक है, इसको सेकेंडरी मैसेंजर में हम लोग लेबल करते हैं। फिर हमारे पास इसमें लिपिड्स हम लोगों ने डिस्कस किए, 20 से 40% तक होते हैं, और आपके पास फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरोल्स, फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ऑल दोज लिपिड्स, एंड देन वी हैव स्टडीड दैट के ये जितने भी लिपिड्स होते हैं आपके पास एम्फिपैथिक होते हैं। ठीक है जी, तो बहुत आसान सा है, और इतने ज़्यादा एक्सेंट जो है वो इंग्लिश का अच्छा नहीं है हमारा। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं एम्फिपैथिक है ना, और इसमें पोलर नॉन पोलर हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया। पोलर जो होता है ये बेटे, पोलर हमारे पास इसके फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है, और हमारे पास नॉन पोलर हिस्सा होता है। अच्छा, सैयद कुमैल पूछ रहे हैं सर रोज क्या एक टॉपिक पढ़ाना है? नहीं नहीं बेटे, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास लंबी थी, इस वजह से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। बाकी जो ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस करेंगे उनमें आपके पास जो है ना वो अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने इससे क्वेश्चन डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट्स डील किए, इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया, एंड देन वी हैव डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन एंड इसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। फिर आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं, एंड दैट इज इट। ओके, सो इज देयर एनी क्वेश्चन? तो आप बेटे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। सर, कैन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज रिसेप्टर एंड एंटीजन? बेटे ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं, ठीक है, कि हमारे पास मोस्टली प्रोटीन्स तो एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स भी करते हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ बेटे ये तो सर ही आपको बताएंगे, मुझे इतना ज़्यादा श्योर नहीं है कि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतने पीडीएफ क्या करने हैं आपने? अच्छा जी, सैयद कुमैल, नहीं बेटे, हमने कोशिश करनी है कि हम इसको जो है ना ऑलमोस्ट 4 या 5 लेक्चर्स के अंदर ये यूनिट 1 वाइंड अप करेंगे। हाँ, अगर कोई टॉपिक कोई यूनिट जो है वो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम डेफिनेटली उसको टाइम ज़्यादा देंगे ना। कोलेस्टेरोल इंक्रीज और डिक्रीज फ्लूइडिटी, कोलेस्टेरोल मेंटेन्स द फ्लूइडिटी। ठीक है, ये बात मैंने मेंशन किया है, ये मेंटेन कर सकता है। इज इट पॉसिबल कि मॉर्निंग में टाइम हो जाए? कितनी मॉर्निंग में, कितनी सुबह आप चाहते हैं? बहुत सुबह। पम्प प्रोटीन कैरियर ही होते हैं जी, बिल्कुल बेटे, सही कह रहे हैं आप। सर काइंडली गाइड करें बेटे, किसके बारे में गाइड करना है बताओ मुझे। एक्सोसाइटोसिस इज कॉल्ड सेल क्लीनिंग प्रोसेस, और एंडो, एंडो को तो बेटे हम सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस लेबल कर रहे होते हैं ना। माइलिनेटेड ग्लाइकोलिपिड्स इन नेचर हैं, फिर ग्लाइकोप्रोटीन। बेटे जो माइलिन शीट होती है उसमें स्फेंगोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, अच्छा आपने फिलहाल ये याद रखना है कि कैरियर होंगे या गेट्स होंगे या चैनल्स होंगे। वैसे तो ये वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, नॉन वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, बट इन योर पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रिमेंबर दिस के आपके पास पंप के अलावा बाकी सारे जो है ना ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक है जी, ओके, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। कल हम ज़्यादा पढ़ेंगे, आज पहला लेक्चर था इस वजह से ज़रा आपकी जो बॉडी है वो यूज टू नहीं ना हुई, तो इस वजह से आपको लग रहा है। बाकी हम ज़्यादा पढ़ेंगे और इसको इंशाल्लाह हम यूनिट को वाइंड अप करके फिर इसमें से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।